तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्लास 12 का छठा चैप्टर है। तो बेसिकली इसमें यूएनओ के बारे में हम जानेंगे और अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है इसके विषय में समझेंगे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन बेसिकली वो संगठन है जो पूरी दुनिया को एकजुट करते हैं, पूरी दुनिया के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, दुनिया के सभी मुद्दों को, दुनिया के सभी मुद्दे जो भी कारगर साबित हो सकते हैं उनको उठाते हैं। तो एक मंच उपलब्ध होता है पूरी दुनिया को। ठीक है, क्षेत्रीय संगठन के बारे में हमने पढ़ा जो एक क्षेत्र विशेष के लिए थे, वहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूरे विश्व के लिए होते हैं। देखिए, यूएनओ सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसके 193 सदस्य हैं और इससे ज़्यादा सदस्य अभी किसी भी संगठन के नहीं है। सबसे पहले हम यूएनओ का मैप देखेंगे। तो देखिए, ये है यूएनओ का मैप, इसे आप देख रहे हैं। और ये पूरा ये ग्लोब है, ग्लोब के पास में जैतून की पत्तियां हैं जो विश्व में शांति को दर्शा रही हैं, शांति और प्रेम को। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यूएनओ की बात करें तो यूएनओ की स्थापना हुई थी 1945 में, 24 अक्टूबर 1945। आपको विद डेट याद रखना है, 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना दिवस भी मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। तो देखिए, इसके साथ में इससे पहले एक लीग ऑफ नेशन, देखिए स्टोरी मैं बताता हूँ। 1918 में जब विश्व युद्ध खत्म हुआ पहला, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा खराब स्थिति हो गई थी। तो पूरी दुनिया को एकजुट करने के लिए और दुनिया में शांति कायम करने के लिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। लीग ऑफ नेशंस के बाद क्या होता है, लीग ऑफ नेशंस असफल रहा और दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसमें और ज़्यादा विश्व के हानि पहुंची। इसके बाद क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ को कुछ ऐसे अधिकार दिए गए जो इस दुनिया को बचाए रखे, यानी इसमें शांति कायम की जा सके इन अधिकारों के माध्यम से। तो देखिए, यूएनओ की बात करें तो यूएनओ में इसके भाग के बारे में जाने उससे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें कुछ टिप्पणी दी हुई है उनके बारे में। देखिए, सबसे पहली टिप्पणी है डैग हैमरशोल्ड की, जो यूएनओ के दूसरे सेक्रेटरी हैं। तो उनके बारे में देखिए, पहले मैं पढ़ता हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो हर मामले में तो कारगर नहीं है, परंतु वो काफ़ी विध्वंस जो फैला है दुनिया में उसको कई हद तक रोकने में अच्छा साबित हुआ है। तो इसके अलावा एक टिप्पणी है शशि थरूर, जो कि कांग्रेस के लीडर भी हैं और हमारे जो है प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं यूएनओ के अंदर। ठीक है, तो बात कही कि चौपाल, ठीक कहा आपने। संयुक्त राष्ट्र संघ में खूब बैठकें होती हैं, धनाधन भाषण होते हैं, खासकर आमसभा के वार्षिक सत्र में। लेकिन जैसा कि चर्चिल कहते हैं, हथियार लड़ाने से बढ़िया है कि जबान लड़ाई जाए। अब देखिए, उनका कहना है कि इसका कोई खास फायदा नहीं है, परंतु ये युद्ध और शांति को रोकने में कारगर है। तो कुल मिलाकर हम अगर इनके निष्कर्ष को जाने इन दोनों ही टिप्पणियों के, तो ये कह सकते हैं कि ये पूरे विश्व को सब कुछ देने में तो सक्षम नहीं है, परंतु काफ़ी हद तक इनसे फ़ायदा होगा। तो अब हम आगे चलते हैं और अपना अगला टॉपिक देखते हैं। ठीक है, तो 189 सदस्य हैं और अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास के बारे में। देखिए, ये यूनाइटेड नेशंस का झंडा है और ये 25 अक्टूबर 1945 को बनाया गया था। 51 सदस्यों के साथ इसकी शुरुआत हुई थी और इसके इस समय मैं 2020 में जब ये वीडियो बना रहा हूँ तब 193 सदस्य हैं। दक्षिण सूडान जो है इसका लास्ट मेंबर है। ठीक है, तो एक याद रखना है, 193 सदस्य हो चुके हैं और 51 सदस्यों के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। और भारत इसका संस्थापक सदस्य नहीं है और भारत ने 6 दिन बाद इसकी सदस्यता ली थी, यानी कि 31 अक्टूबर 1945 को इसकी सदस्यता ली थी। तो देखिए, दुनिया में जो है इसके बाद इसकी और इसमें खास 5 देशों का वर्चस्व है, जैसा कि सामने दिख रहा है। तो जो भी देश जो पहले विश्व युद्ध में जीते थे, दूसरे विश्व युद्ध में जो जीते थे, उनका बेसिकली वर्चस्व है। उस दौरान ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, सोवियत यूनियन और चाइना, ये जो 5 देश, इनका काफ़ी योगदान रहा था द्वितीय विश्व युद्ध में जीत में, जो मित्र राष्ट्र थे। तो इसलिए उनको जो है काफ़ी ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। तो उसके बाद अगर बात करें तो इसकी स्थापना डू कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है, उसके तहत की गई थी और इसमें काफ़ी हाथ रहा है ट्रूमैन, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, और स्टालिन, जो उस समय सोवियत यूनियन के प्रमुख थे। तो उनकी काफ़ी इसमें योगदान रहा है, उनके माध्यम से इस संगठन का काफ़ी प्रमुख गठन हुआ है। तो आपको बता दें इसके संबंध में, बेसिकली ये इसके 6 प्रमुख अंग हैं, 6 प्रमुख अंग माने जाते हैं। और इसका वर्णन जो है, ये कि यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है। जैसे इंडिया में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, वैसे ही यूनाइटेड नेशंस ने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसे चार्टर भी बोला जाता है। और इसमें करीबन 111 अनुच्छेद हैं। ठीक है, 111 आर्टिकल्स हैं और इसमें आर्टिकल 7 में इसके 6 अंगों का वर्णन किया गया है। तो आपको याद रखना है, तो आर्टिकल 7 में इसके 6 अंगों का वर्णन किया गया है। तो मैं बेसिकली 6 अंग आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहला अंग है महासभा। ठीक है, जिसको जनरल असेंबली भी बोला जाता है। इसको वैश्विक संसद, ठीक है, इसको वैश्विक संसद या वैश्विक मंच बोला जाता है। तो देखिए, इसका काम क्या है। सबसे पहले इसमें सदस्यों की बात करें तो 193 सदस्य होते हैं। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें चाहे छोटे से छोटा देश, चाहे अगर हम बात करें सूडान जैसे देश की या फिर अमेरिका जैसे देश की, तो ये बेसिकली एक छोटा एक बहुत बड़ा देश है। तो
लेकिन इन लोगों की पावर बेसिकली बिल्कुल समान है, एक एक वोट देने की पावर है और इनको लगभग अपने 5 जो है प्रतिनिधि भेजने का, हर देश को अपने 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। इसमें भारत से 4 प्रतिनिधि गए हुए हैं, ठीक है। तो 4 प्रतिनिधि भारत के वहाँ रहते हैं, परंतु इन लोगों को वोट एक ही दे सकते हैं, चाहे आप जितने भी प्रतिनिधि बुला लें, परंतु वोट देने का अधिकार केवल एक को ही होगा। तो ये वैश्विक संसद कही जाती है। और इसके अगर कार्यों की बात करें तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और सामाजिक एवं सुरक्षा परिषद है, उसके सदस्यों और न्यायाधीशों, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसके न्यायाधीशों, और इसके अलावा जो है कई जो चुनाव के माध्यम से इसमें चुनकर सदस्य आते हैं, उनका इसमें इसका कार्य रहता है। जैसे कि अगर बात करें अस्थायी सदस्यों का सिक्योरिटी काउंसिल में, तो इसमें भी काफ़ी इसका योगदान रहता है, इसी के माध्यम से चुने जाते हैं, ठीक है। देन अब हम अगली बात पर आते हैं। दूसरा जो हमारा अंग है वो है सुरक्षा परिषद, ठीक है। सुरक्षा परिषद की अगर बात करें तो सुरक्षा परिषद भी अगर बात करें 7वें में ही वर्णित है, और इसमें 10 अस्थायी और 5 स्थायी सदस्य हैं, और काफ़ी 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है। वीटो पावर वो पावर होती है, मैं बताऊंगा आपको। और 5 जिन देशों के पास वीटो पावर है वो बेसिकली वर्ल्ड वॉर के विजेता राष्ट्र हैं। वो कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत यूनियन, फ्रांस और चाइना, ठीक है। अगर बात करें पहले की, जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें करीबन 11 मेंबर्स हुआ करते थे, परंतु स्थायी 5 उस समय भी थे और आज भी हैं, और 6 उस समय अस्थायी होते थे, परंतु आज इनकी संख्या बढ़कर 10 हो चुकी है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर बात करें सिक्योरिटी काउंसिल के कार्यों की, तो इसको सबसे पहले याद रखना है पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे मजबूत संगठन है। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट ये माना जाता है, इसमें पास इतनी पावर्स हैं। तो देखिए, ये युद्ध और शांति के कार्य को बढ़ावा देता है, मतलब युद्ध को बढ़ावा नहीं देता, शांति के कार्यों को बढ़ावा देता है। और कहीं भी देश में अगर ऐसा माहौल है जहाँ पर युद्ध हो सकता है तो उसमें शांति वार्ता कराता है। इसके लिए अलावा जो भी देश ज़्यादा शांति के लिए तत्पर, एक मिनट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया इसमें 10 अस्थायी सदस्य हैं जिनका चुनाव 2 वर्ष के बाद होता है। तो भारत की बात करें तो भारत इसका अस्थायी सदस्य है, ठीक है। इस समय में 8वीं बार भारत को चुना गया है अस्थायी सदस्य के रूप में, और ये जून 2020 की बात है, अभी बनाया गया हाल ही में, ठीक है। तो आपको याद रखना है, तो भारत इसका अस्थायी सदस्य नहीं है। इसके विषय में भी हम बात करेंगे कि क्यों बनाया जाना चाहिए भारत को स्थायी सदस्य। तो अगर सुरक्षा परिषद की बात करें तो हमने देखा युद्ध और शांति के कार्यों को बढ़ावा, युद्ध को नहीं शांति के कार्यों को बढ़ावा देना, और युद्ध को जब हो रहा हो तो उसको कम करना, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई देश ज़्यादा किसी देश पर आक्रमण करता है या फिर उस पर अधिकार जमा देता है तो उसके विरुद्ध सैन्य कार्यवाही करना, विश्व में शांति का माहौल स्थापित करना। इसके अलावा न्यायाधीशों की नियुक्ति में, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद में की नियुक्ति में जो सदस्य राष्ट्र होते हैं उनकी नियुक्ति में महासभा को सलाह देना। तो ये काफ़ी मजबूत संगठन है, और इसके पास, इसके जो स्थायी सदस्य हैं उनके पास वीटो पावर भी है। तो वीटो पावर समझते हैं, वीटो पावर बेसिकली वो पावर होती है जिसके माध्यम से कोई एक राष्ट्र ही अपने बूते पर कोई भी कार्य कर सकता है या किसी भी कार्य को रोक सकता है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में मैंने बताया कि आपको कौन आया है, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। तो शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार, ठीक है। शीत युद्ध के बाद अगर बेसिकली बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई खासा बड़ा सुधार नहीं आया है, परंतु जब 60 साल पूरे हो गए थे संयुक्त राष्ट्र संघ के 2005 में जिसकी बैठक हुई तो काफ़ी नए नए कार्य हुए। उसमें सबसे पहला कार्य है मानवाधिकार परिषद की नियुक्ति, ठीक है। मानवाधिकार परिषद बनाया गया, इसके माध्यम से विश्व भर में जो मानवाधिकारों का हनन हो रहा था, जैसे हम अगर बात करें इजराइल की, फ़िलिस्तीन की या चाइना और पाकिस्तान की, तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है मानवाधिकारों का हनन हो रहा था, तो इनसे बचाव के लिए मानवाधिकार परिषद की नियुक्ति की गई। इसके अलावा अगर बात करें लोकतंत्र कोष बनाया गया विश्व भर में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए और एक सशक्त लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए। जैसे कि अगर बात करें पाकिस्तान की तो वहाँ पर लोकतंत्र नाम के लिए है, ऐसे में पाकिस्तान जैसे कई और राष्ट्र भी हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए तत्पर हैं, तो ऐसे राष्ट्रों को जो है उस समय लोकतंत्र कोष के माध्यम से उनमें सुधार लाने के प्रयास किए गए। इसके अलावा शांति स्थापना आयोग की भी स्थापना की गई। इसके साथ ही आतंकवाद विरोधी समिति भी बनाई गई 2006 में। इसके बाद आपको बता दें कि आतंकवाद विरोधी समिति में 2011 में एक नई आतंकवादी विरोधी समिति बनाई गई थी, जिसमें भारत को अध्यक्ष बनाया गया था। इसमें लिखा नहीं है बुक में, बट भारत को बनाया गया था अध्यक्ष इसका, ठीक है। और अब हम आगे चलते हैं, इसके बेसिकली यही कार्य रहे थे। इसके अलावा न्यायशीलता परिषद का खात्मा कर दिया गया था। न्यायशीलता परिषद की बात करें तो अभी मैं जब 6 अंग आपको बताऊंगा, मैंने अभी आपको 2 अंग बताए हैं, महासभा और सुरक्षा परिषद, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट हैं। अभी मैं चारों आपको बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे, बस इतना याद रखना है। न्यायशीलता परिषद खत्म कर दी गई थी।
तो अब हम चलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की बात करें तो ये पहले महासचिव की आप सामने फोटो देख रहे हैं, ट्राइब ली। ठीक है, ट्राइब ली की बात करें तो नॉर्वे के विदेश मंत्री रहे हैं, पूर्व विदेश मंत्री कौन है, ट्राइब ली। ये पहले यूएनओ के सेक्रेटरी रहे हैं। इस समय की बात करें तो पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री और वहाँ के प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं पुर्तगाल की तरफ से संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो वो हैं इस समय एंटोनियो गुटेरस। आप उनकी मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ, बेसिकली आपको ये रहे हैं। इसमें वैसे बान की मून की ही फ़ोटो दी गई है बस लास्ट, बट इस समय जो है एंटोनियो गुटेरस बनाए जा चुके हैं। ठीक है, और इनकी बात करें अगर इसके अलावा अब हम बात करते हैं इसके जो चार अंग मैंने बचे हुए हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, सचिवालय एक अंग बचा है। ठीक है, सचिवालय की बात इसलिए करेंगे क्योंकि महासचिव उससे संबंधित है। तो सचिवालय की बात करें तो ये बेसिकली कार्यों को देखता है, रिपोर्ट बनाता है, और जितने भी नज़र वाले कार्य होते हैं जिनके डाटा बेसिस तैयार करना होता है, ये कार्य होता है महासचिव का, मतलब महासचिव के माध्यम से, यानी कि सचिवालय का। इसमें अगर बात करें तो 8 सचिव होते हैं और एक महासचिव होते हैं, 8 सचिव और एक महासचिव। ठीक है, और ये 8 सचिवों के माध्यम से एक महासचिव चुना जाता है, यानी कि इनकी भी सलाह दी जाती है। परंतु बेसिकली मेन कार्य जो होता है सुरक्षा परिषद और महासभा लेती है। इसमें सुरक्षा परिषद का काफ़ी बड़ा हाथ होता है। तो महासचिव जो है इस समय जो है पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस है। ठीक है, तो महासचिव और इसके अलावा अगर बात करें तो बेसिकली सचिवालय जो है ये एक बहुत बेहतरीन जो है इसका अंग है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है, इसके पास काफ़ी बड़े बड़े अधिकार हैं। तो उसके बाद चौथी बात करें तो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बेसिकली वो न्यायालय है जहाँ पर विश्व के मामले उठाए जाते हैं। जैसे अभी हमने देखा कुलभूषण जाधव बनाम पाकिस्तान, कुलभूषण जाधव भारत की तरफ से थे और पाकिस्तान सरकार की तरफ मुकदमा किया गया था, इसमें भारत जीत गया था। ठीक है, 15 जज थे उसमें 14-1 से भारत ने जीत दर्ज की थी। तो अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की तो इसमें 15 जज होते हैं, और इसके अलावा इन 15 जजों की नियुक्ति 9 वर्ष के लिए की जाती है। और एकमात्र भारत की तरफ से अगर जज की बात करें जो अध्यक्ष रह चुके हैं, यानी चीफ जस्टिस रह चुके हैं वहाँ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के, तो वो हैं नगेंद्र राव। नगेंद्र राव का एकमात्र भारतीय जज भी हैं जिनका चुनाव 2 बार किया गया है। इसके अलावा नगेंद्र राव के अलावा दलवीर भंडारी जो 2011-12 के करीबन बनाए गए थे यूएनओ के जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश। तो इसके लिए बस हमने इतना ही ध्यान रखना है। और इसके बाद अपनी पाँचवीं बात करते हैं, 5वीं अंग के बारे में बात करते हैं, जो कि है सामाजिक और सुरक्षा परिषद। सामाजिक और सुरक्षा परिषद की बात करें तो उसमें बेसिकली 54 मेंबर हैं इस समय। 54 मेंबर ये हैं, ये कोई निश्चित मेंबर नहीं है, इनका चुनाव किया जाता है। जैसे राज्यसभा में हर 2 वर्ष के बाद चुनाव होता है, वैसे ही इसमें भी हर 1 वर्ष के बाद चुनाव होता है, परंतु इनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की जाती है। प्रत्येक सदस्य की नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की जाती है, यानी कि हर वर्ष 18, 18 और 18, यानी 3 वर्ष में 54 मेंबर्स होते हैं, तो 18 मेंबर्स की नियुक्ति की जाती है। अब इनकी नियुक्ति जो है महासभा और सुरक्षा परिषद के माध्यम से ही होती है। तो याद रखना है सामाजिक और सुरक्षा परिषद का कार्य बेसिकली सामाजिक और जो है सामाजिक और सांस्कृतिक परिषद, यस मैं गलत बोल रहा था, सामाजिक और सांस्कृतिक परिषद। सामाजिक और सांस्कृतिक परिषद का बेसिकली काम है सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना विश्व भर में। यूनेस्को को यही सलाह देता है, मैं वही बताऊंगा कि यूनेस्को क्या है। ठीक है, अब हम अपने आखिरी जो अंग है यूएनओ का उस पर बात करते हैं, जो कि है न्यायशीता परिषद। न्यायशीता परिषद की जो नियुक्ति है, न्यायशीता परिषद जो बनाया गया था वो विश्व युद्ध में जो काफ़ी बड़ी मात्रा में जिनको संघार झेलना पड़ा था, नरसंहार हुआ था, विध्वंस झेलना पड़ा था, उनके लिए बनाया गया था। उसमें बेसिकली सभी जो विकसित राष्ट्र थे वो मदद का ऐलान करते थे, परंतु जब आखिरी जो है पलाऊ जब आखिरी राष्ट्र जो था 1992 के करीबन जो है जब उसको सही कर दिया गया, यानी वो पूरी तरीके से सही हो गया, जब अच्छी स्थिति में आ गया, उसके बाद इसका कोई कार्य नहीं रहा। और 2006 में सभी सदस्यों की सर्वसम्मति के साथ में न्यायशीता परिषद को खत्म मान लिया गया, परंतु अभी भी इसका अस्तित्व बाकी है। जो बेसिकली हमने 6 मेंबर्स के बारे में बात की, वो ये 6 मेंबर्स हैं। अब हम आगे चलते हैं, जो कि अब हमारा है सीट युद्ध के बाद सुरक्षा एवं सुधार देखे थे हमने। आपको बेसिकली नोट कर लेने हैं, लोकतंत्र कोष की स्थापना, मानवाधिकार परिषद की स्थापना, शांति स्थापना आयोग, आतंकवाद के विरुद्ध बड़ी समितियां बनाई गई, और इसके साथ ही जो है विश्व भर में बड़े बड़े जो आतंकवादी घटनाएं हो रही थी उन पर रोकने के लिए प्रयास किए गए। अब हम आगे चलते हैं। देखिए ये है बेसिकली वो चार्ट जिसके माध्यम से पता चलता है कि कौन कितना सहयोग देता है संयुक्त राष्ट्र संघ में आर्थिक रूप से। तो देखिए यूएसए वो 22% का करीबन देता है, यानी 1/4 के करीबन जो है केवल पैसा कौन भेजता है, संयुक्त राष्ट्र संघ को, यूएसए। तो इसलिए इसका वर्चस्व ज़्यादा है। भारत की स्थिति इसमें खराब है, मैं कहूँगा कि 21वें नंबर पर है। भारत एक उभरती आर्थिक स्थिति है, उसके बावजूद भी भारत 21वें नंबर पर है, और भारत से ऊपर टर्की जैसे देश हैं। तो
अब हम आगे चलते हैं और बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार। संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार के बारे में बात करें उससे पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि यूएनओ की कुछ एजेंसीज़ के बारे में। देखिए यूएनओ की अगर बात करें तो 14 जो हैं बेसिकली स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं, उसके अलावा कई अन्य एजेंसीज़ भी हैं। तो अगर सबसे पहले बात करें तो कई एजेंसी ऐसी हैं जिनको काफ़ी फेमस माना जाता है, जैसे WHO की स्थापना 1948 में हुई थी और इसका प्रधान कार्यालय जेनेवा में है। और ये वैश्विक महामारी जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो इस पर लड़ने में सहायक है। इससे पहले इबोला, एड्स जैसे रोग भी आए थे, यानी महामारी आई थी, उन पर भी इसने काफ़ी कारगर स्थिति दी थी। इसके अलावा एक संगठन है ILO की स्थापना जो है 1919 में की गई थी और उसके बाद से ये चला आ रहा है। तो ILO में अगर बात करें तो इसकी भी कार्यालय जो है जेनेवा में है। और इसके अलावा अगर बात करें तो यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसका कार्य जो प्रधान कार्यालय यानी मुख्यालय जो है वो है न्यूयॉर्क में। और ये बेसिकली जो बच्चे होते हैं उनके विषय में, जो छोटे बच्चे होते हैं यानी जिन पर बाल मजदूरी कराई जाती है, उनके विषय में नज़र रखता है और ऐसे कानून बनाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो यूनेस्को है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी, लगभग 1946 में हो पाई थी, प्रभावी हुआ था। और इसका प्रधान कार्यालय पेरिस में है। तो पेरिस यानी कि फ्रांस में। और ये विश्व भर में जो है वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स भी घोषित करता है। भारत में भी करीबन बहुत ही वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स हैं, जैसे कि सारनाथ, जैसे कि सांची हो गया हमारा, और ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया। तो कई ऐसे सेंटर्स हैं। और हम्पी, तो अगर इसकी बात करें तो ये हो जाता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं स्थायी सदस्यों की। तो बेसिकली आपको 5 बेसिकली याद रखनी है, जैसे ILO, WHO, यूनेस्को, यूनिसेफ, और एक मैं अभी आपको जब 4 और बताऊंगा तो उसमें से जो आखिरी में बुक चैप्टर खत्म होगा तो 4 और विषय में जानेंगे। तो अब हम बात करते हैं सीधा स्थायी सदस्यों के बारे में, भारत की और स्थायी सदस्यता के बारे में। देखिए अगर यूएनओ की स्थापना की बात करें तो उस समय 5 सदस्य थे, ठीक है, ये स्थायी सदस्य, और अभी भी 5 ही स्थायी सदस्य हैं। और इसमें लगातार मांग चल रही है कि स्थायी सदस्य में बढ़ावा किया जाए, यानी कि स्थायी सदस्य की संख्या बढ़ाई जाए। अगर बात करें तो एशिया का प्रतिनिधित्व है, एशिया में 2 मेंबर्स हैं, यूरोप में 2 मेंबर्स हैं, और जो है नॉर्थ अमेरिका में 1 मेंबर है। परंतु जो अगर बात करें अफ्रीका की या फिर साउथ अमेरिका की तो उसमें कोई भी मेंबर नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि भारत के विषय में, ठीक है। तो भारत जो है लगातार स्थायी सदस्यता की मांग करता रहा है। कोफी एनन जो एक सेक्रेटरी रह चुके हैं यूएनओ के, उनकी तरफ से कहा गया, उनकी तरफ से जो सर्वे कराया गया था लगातार मांगों के चलते, उसमें माना गया था कि एक उभरती आर्थिक शक्ति होना चाहिए वो राष्ट्र जो इसके लिए मांग करता है। तो भारत भी है एक उभरती आर्थिक शक्ति, आप सभी को पता है। इसके अलावा अगर बात करें दूसरे नंबर पर तो एक बड़ी सैन्य शक्ति होनी चाहिए जो कि भारत है। इसके अलावा विविधतापूर्ण राष्ट्र होना चाहिए। देखिए बेसिकली उनकी अगर मैं देखता हूँ, ये देखिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा जब भारत के विषय में बात होगी, यहाँ पर शायद आगे लिखा हुआ हो। बेसिकली मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कोफी एनन के बारे में। तो कोफी एनन के बारे में मैंने आपको बताया। तो देखिए भारत के बारे में एक बड़ी सैन्य शक्ति भी है, भारत के पास एक उभरती आर्थिक शक्ति भी है भारत, और भारत एक लोकतंत्र और मानवाधिकार का सम्मान करने वाला राष्ट्र भी है। और सबसे बड़ी बात कि भारत एक विशाल जनसंख्या वाला राष्ट्र है। विशाल जनसंख्या से बात करें तो भारत दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है, और 7वां जो है अगर बाई पॉपुलेशन बात करें तो भारत 7वें नंबर का राष्ट्र है। तो काफ़ी भारत के पास ऐसे चीज़ें हैं जिनके माध्यम से वो बनने के लायक बनता है। तो इस वजह से भारत लगातार मांग करता रहा है। अब बात की मांग की प्रासंगिकता के बारे में बात करते हैं, क्या भारत की मांग जायज़ है या नहीं है। तो देखिए भारत की मांग पूर्णतः जायज़ है, और परंतु सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि इसमें सभी राष्ट्र सहमत नहीं हैं। इसके विषय में एक प्रस्ताव भी रखा गया था, तो इसमें चीन ने अपना वीटो लगा दिया था। तो इसके अलावा अगर बात करें फ्रांस ने और इसके अलावा रशिया ने पूर्ण सहयोग दिया था, जबकि ब्रिटेन और अमेरिका ने भी बाद में सहयोग दे दिया था। लेकिन बात वही है कि जब तक वीटो लगा है तब तक कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो भारत लगातार मांग करता रहा है। परंतु उसके अलावा बात करें पाकिस्तान और कई अन्य देश भी हैं जो इससे चिंतित हैं, यानी कि भारत के विरोधी हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि भारत एक परमाणु शक्ति है और भारत की और पाकिस्तान की लगातार खींचातानी चलती रहती है। इस कारण ऐसा मानते हैं लोग या राष्ट्र कि ये विनाशकारी हो सकता है और भारत का सुरक्षा परिषद की सदस्यता अप्रभावी होगी। इसके अलावा अगर बात करें तो जर्मनी, जापान और ब्राज़ील जैसे देश भी इसके लिए लगातार आवेदन करते रहें, यानी कहें कि वो भी स्थायी सदस्यता की मांग करते रहें। अगर भारत को स्थायी सदस्यता मिलती है तो कई और देशों को भी स्थायी सदस्यता मिल जाएगी। ऐसे में जो है पूरा तरीके से वीटो पावर मिलना
जो है यूनेस्को के लिए अप्रभावी हो जाएगा। और अगर बात करें भारत की, भारत को मिलती है उससे पहले जो है ब्राज़ील और अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका अगर बात करें तो अफ्रीका में सबसे विकसित देश दक्षिण अफ्रीका ही है, तो वो दोनों जो मांग कर रहे हैं उनको सबसे पहले जायज़ करना होगा। तो इसके साथ ही अगर भारत की प्रासंगिकता की बात करें तो बेसिकली बिल्कुल ख़राब लग रही है। भारत कहीं से भी नहीं लग रहा है कि बन पाएगा, परंतु भारत पूरा हकदार जरूर है। भारत ने इसके संबंध में G4 भी बनाया है, जिसमें भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान जो चारों ही महत्वपूर्ण शक्तियां हैं जो वीटो पावर चाहती हैं, यानी स्थायी सदस्यता चाहती हैं, वो इसमें शामिल हैं और लगातार वो एक दूसरे का समर्थन करती रहती हैं। अगर बात करें भारत की तो एक बड़ी बात कही जाती है कि 1950 में और 1955 में जो है नेहरू जी ने उस पर भारत के पास वीटो का एक प्रस्ताव भी आया था, परंतु नेहरू जी ने उसको ठुकरा दिया था। परंतु उसमें नेहरू जी की गलती नहीं थी और इसमें काफ़ी बड़ा राजनीतिक खेल है। मैं आपको कभी वीडियो बनाऊंगा तो दोबारा समझाऊंगा, पर ये बिल्कुल ही गलत धारणा फैलाई जा रही है, प्रोपेगेंडा गलत चलाया जा रहा है। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, जो कि है एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए, एक ध्रुवीय विश्व से बात है कि अमेरिका का वर्चस्व आप सभी जानते हैं कि किस तरह कायम है, परंतु जब एक ध्रुवीय विश्व की बात करते हैं तो यूएनओ की क्या प्रासंगिकता रह जाती है, क्योंकि यूएनओ जो है उसमें 22% हमने देखा कि अमेरिका की हिस्सेदारी है, अमेरिका की ज़मीन पर बना हुआ है। उसके अलावा अमेरिका एक उभरती आर्थिक शक्ति है। अगर सैन्य शक्ति की बात करें तो सुरक्षा परिषद में लगभग देखते हैं 50% से ज़्यादा तो केवल जो सैनिक भेजता है वो केवल अमेरिका भेजता है। भारत भी हालांकि भेजता जरूर है सेना, हर बार सेना भारत में भेजी, अपनी शांति सेना हो या कार्यवाही सेना हो, परंतु जो अमेरिका का वर्चस्व है वो सभी जानते हैं। परंतु इसकी प्रासंगिकता की बात करें तो अमेरिका के वर्चस्व को रोकने में तो ये सक्षम नहीं है, परंतु इसने कई बार एक मंच उपलब्ध कराया है अमेरिका के विरोध करने का या अमेरिका के विरुद्ध राष्ट्रों को खड़ा होने का। तो हम बात करते हैं, आज देखते हैं चाइना किस प्रकार खड़ा हुआ है अमेरिका के विरुद्ध में। अब हम आगे चलते हैं और बेसिकली हमारा चैप्टर ख़त्म हो रहा है, तो उसके पहले हम चैप्टर को ख़त्म करें उससे पहले हम जो है यूएनओ की प्रमुख एजेंसियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, यूएनओ की प्रमुख एजेंसियों की बात करें तो मैंने आपको बताया WHO बताई, मैंने WTO के बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। WTO की बात करें तो इसका भी मुख्यालय जो है वो कहाँ है, जेनेवा में। इसकी स्थापना जो है 1945 में हो गई थी अगर बात करें, लेकिन इसका नाम तब था GATT यानी जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। ये एक एग्रीमेंट था बेसिकली, पर 1995 में इसको एक हेडक्वार्टर देते हुए इसकी जेनेवा में स्थापना कर दी गई। 1995 आपको याद रखना है। तो इसके अलावा अगर बात करें और भी संगठन है जैसे कि वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसका जो प्रधान कार्यालय है वो बेसिकली जेनेवा में है और इसका स्थानांतरित करने की भी मांग चल रही है। इसके अलावा IAEA भी है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसकी स्थापना 1957 में वियना में हुई थी। तो हम बात करें और इसमें कई और वर्ल्ड बैंक दिया गया है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। तो मैं बेसिकली एक ट्रिक बनाऊंगा जिसके माध्यम से मैं समझाऊंगा आपको, तो इसके लिए एक अलग वीडियो भी आएगा। तो बात करें वर्ल्ड बैंक की तो 1944 में ये बनाया गया था वर्ल्ड बैंक, और इसके बाद 1945 में लगभग प्रभावी हुआ था। और ये सभी जो अल्प विकसित देश हैं और थोड़ी विकासशील देश हैं उनको पैसा देता है, एक अनुदान देता है जो लौटना नहीं है, फिलहाल वो देते नहीं है या कहें वो लेता ही नहीं है। अनुदान है बेसिकली, दान है, तो वो वापस नहीं लिया जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, इससे विकासशील राष्ट्रों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो यूएनओ की दूसरी जो संस्थाएँ हैं जैसे कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी इसकी स्थापना भी। और ये बात करें वर्ल्ड बैंक और IMF, ये दोनों ही अमेरिका की जो कैपिटल है वाशिंगटन DC उसी में है, ठीक है। वाशिंगटन DC में ये दोनों जो क्षेत्र हैं ये हैं IMF और वर्ल्ड बैंक। और इसके अलावा बात करें IMF की तो IMF में बेसिकली सभी को पावर्स अलग अलग दी गई हैं। अमेरिका के पास करीबन सबको वोटिंग की पावर अलग अलग है, जितनी बड़ी महाशक्ति उतने ही % उसको वोटिंग देने का अधिकार है। जैसे कि अमेरिका को सबसे ज़्यादा है और जो G7 के देश हैं उनको इसमें ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। चाइना को लगभग 6%, तो भारत को दिया गया है 2.9 करीबन अधिकार दिया गया है मताधिकार का। पाकिस्तान को करीबन 0 में है, यानी 1% भी पाकिस्तान को नहीं, क्योंकि पाकिस्तान एक विकास का देश है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो बेसिकली हमने सभी एजेंसीज़ के बारे में जाना, सब कुछ जाना। अब हम अपने आखिरी टॉपिक पर जानते हैं कि जो कि है यूएनओ पर अमेरिका का प्रयास। तो ये हमने जान ही लिया है बेसिकली। अब यूएनओ की उपयोगिता के बारे में जानते हैं, प्रासंगिकता क्या है और यूएनओ ने क्या कार्य करके दिखलाए हैं। तो देखिए, यूएनओ की बात करें तो यूएनओ ने काफ़ी ऐसे कार्य किए हैं जो
विश्व भर में शांति और सहयोग की स्थापना कराते हैं। इसके अलावा अगर बात करें आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ कार्य किया गया है, जैसे अल्पविकसित देशों की इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाओं का निर्माण। इसके अलावा जैसे दुनिया भर में जो ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनको सुरक्षित या संरक्षित करना काफ़ी ज़रूरी था, उनके विषय में भी यूएनओ की एक एजेंसी यूनेस्को कार्य करती है। इसके अलावा हर साल जलवायु परिवर्तन पर बैठकें भी हो रही हैं। 2019 में इसकी आखिरी बैठक भी न्यूयॉर्क में जो हुई थी वो क्लाइमेट चेंज पर ही हुई थी। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें जो की हैं जिसके माध्यम से काफ़ी सुधार हो रहा है। इसके अलावा अगर बात करें युद्ध और शांति के क्षेत्र में भी लगातार प्रयास जारी हैं और लगातार जो है यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल इसके संबंध में प्रयास कर रही है। यद्यपि आतंकवाद को रोकने में ये सक्षम ना हो, परंतु आतंकवाद को दबाने में, आतंकवाद को कुछ हद तक कम करने में इसका काफ़ी बड़ा योगदान है। और भारत के संबंध में अगर बात करें तो भारत की मैं कुछ बातें बता देता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए कि देखिए, भारत की तरफ से नगेंद्र राव जो हैं वो 2 बार जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के चीफ रह चुके हैं, यानी कि 2 बार न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं और 1 बार चीफ भी रह चुके हैं। और ये 1985 करीबन की बात है, 1975 की। इसके अलावा अगर बात करें विजयलक्ष्मी पंडित जो नेहरू जी की बहन थी, वो भी यहाँ पर रह चुकी हैं महासभा की अध्यक्ष। ठीक है, महासभा की अध्यक्ष। महासभा में करीबन 21 उपाध्यक्ष और 1 अध्यक्ष होता है, आपको पता होना चाहिए। महासभा में 21 उपाध्यक्ष और 1 अध्यक्ष होता है। तो विजयलक्ष्मी पंडित जो थी वो प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, चेयरमैन रह चुकी हैं किसकी, जनरल असेंबली की। इसके बाद भारत की बात करें, भारत आतंकवादी विरोधी समिति का 2 बार अध्यक्ष भी रह चुका है। भारत 8 बार जो है अस्थायी सदस्य रह चुका है सिक्योरिटी काउंसिल का। लगातार स्थायी सदस्यता की मांग भारत द्वारा उठाई जा रही है और भारत इस समय जो है अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। उसमें आपको बताएं कि पाकिस्तान और चाइना ने भी भारत का समर्थन किया है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।